हेलो प्यारे बच्चों। तो आज का ये लेक्चर होने वाला है कूलॉम्स लॉ के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि ये कूलॉम्स लॉ क्या है और उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो कि जेई और नीट के एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम्स लॉ, ठीक है। चलो देखो, तो कूलॉम्स लॉ एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, ठीक है, जो कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसके वैल्यू को कैलकुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। ओके, तो लेट्स से कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q1, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता करना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। आपको ये पता लगाना है कि ये जो Q1 चार्ज है वो Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये Q2 Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने अगर इसको R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेट्स कंसिडर कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है, और आपको पता लगाना है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, कंसिडर किए F फोर्स है, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनके मल्टीप्लीकेशन के, आई मीन Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि ये जो फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये बोलता है, ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये बोलता है कि ऑल्सो ये जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो ये दूसरी बात ये करता है, ठीक है। पहली तो ये बोलता है कि दोनों चार्जेस के जो मल्टीप्लीकेशन है उसके प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरी बात कि दोनों के जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अब इन दोनों कंडीशन को अगर हम साथ में लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर, आर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है तो हम F को Q1 Q2 और आर स्क्वायर के इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो K है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। K एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स लगेगा, हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स के बारे में हम कुछ और चीज जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा। इसका यूनिट सिंपली न्यूटन होगा, ठीक है। न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट न्यूटन होगा, ठीक है। तो ये फोर्स है कि ये जो Q1 है वो Q2 पे कितना लगा रहा है। इट मीन्स दैट ये जो Q1 है वो इस Q2 पर F फोर्स लगा रहा है, और F फोर्स का वैल्यू इतना है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये F का वैल्यू। अच्छा, ये F वो फोर्स है जो Q1 Q2 पर लगा रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12, आई मीन फोर्स जो Q1 Q2 पर लगा रहा है। अब Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, लेट्स कंसिडर कि वो फोर्स F21 है, तो जो F21 होगा उसका वैल्यू भी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही होगा। इसका मतलब है कि जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पर लगाएगा, ठीक है। इन दोनों का मान सेम होगा। अब जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमको ये पता लगाना है कि फोर्स का डायरेक्शन या फिर दिशा क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये एक धन चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, और ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये Q1 इस Q2 पर इस दिशा में फोर्स लगाएगा और ये Q2 इस Q1 पर इस दिशा में फोर्स लगाएगा, ठीक है। और इनके जो बल के मान या फिर फोर्स के मान है वो सेम होंगे, ठीक है। ओके, अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है, तो भी इन दोनों के बीच में बल उतना ही लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस आर है तो भी इन दोनों के बीच में जो बल है वो के Q1 Q2 ही लगेगा आर स्क्वायर, पर जो इसका डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन, वह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो -Q1 है
वह Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये जो Q2 है वो Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। बट इसमें इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसलिए हम लोग जो F है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, अगर F को हम एज ए स्केलर लिखते हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्केलर, ठीक है। अच्छा, अगर आपको F को वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? लेट्स कंसीडर कि अभी Q1 एक पॉजिटिवली चार्ज है और Q2 भी एक पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो Q1 है Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। कंसीडर करो कि ये जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर r है, ठीक है, और ये जो फोर्स है इसका नाम 1 2 है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है 1 2 और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर r आपको लगा देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो k है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। अच्छा, अभी जो चार्जेस रखे हुए हैं वो हमने कंसिडर किया है कि वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखे हुए हैं, मतलब कि वो एयर इन्वायरमेंट में रखे हुए हैं, इसीलिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ एयर, या फिर हम बोल सकते हैं वैक्यूम, ठीक है, क्योंकि एयर और वैक्यूम को सेम इन्वायरमेंट मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये चार्जेस किसी मीडियम में रखे हों, मतलब ये जो प्लस Q1 है और ये जो प्लस Q2 है, ठीक है, इसके बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया, मीडियम मतलब कि एयर नहीं है इसके बीच में, कोई दूसरा मीडियम है जिसका जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, ठीक है। हर मीडियम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है और एयर के लिए इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया कि कोई k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम Q1 और Q2 के बीच में है, तब इसमें कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सिंपली अब इस Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा? Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये तब फोर्स है जब ये एयर में रखे हों, अगर इसमें इसके बीच कोई के डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया हो तो इस फोर्स का जो वैल्यू है वो के टाइम डिक्रीज हो जाता है, इट मीन्स इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/k, ठीक है, इट मीन्स ये के टाइम डिक्रीज हो गया। तो एफ का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को एप्सिलॉन नॉट इंटू के को अगर हम कोई दूसरा कांस्टेंट नाम दे दें, एप्सिलॉन नॉट इंटू के को हम अगर एप्सिलॉन बोल दें, तो हम इस एफ जो कि किसी मीडियम का में लगने वाला बल था या फिर फोर्स था किसी मीडियम पर, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू के एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, किसी मीडियम पर दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू बताता है। अब ये जो F है इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। ये जो F है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ये जो F है वो किसी दूसरे मीडियम के लिए था, तो यहाँ पे हम F मीडियम लिख देते हैं, ठीक है, F मीडियम। तो ये जो F है F मीडियम, क्या इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो इतना पार्ट था यहाँ से इतना, वो एयर के लिए था इतना, ठीक है, ये के को छोड़कर वो एयर मीडियम में लगने वाला फोर्स था दो चार्जेस के बीच में, तो ये एफ एयर अपॉन ये के, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो के होगा वो होगा एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें, ठीक है, ये काम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये जो के है इसको कभी कभी हम एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, जहाँ पे ये जो एप्सिलॉन आर है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
जो आपको याद रखने हैं कूलॉम्स लॉ के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो कूलॉम्स लॉ होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, ओके। कूलॉम्स लॉ वर्क्स फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जिनका साइज, जिन चार्जेस का जो साइज है वो उनके सेपरेशन के कंपैरिजन में अगर काफी छोटा हो तो हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक चार्ज इतना बड़ा बनाता हूँ और दूसरा चार्ज इतना बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं वो काफी बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो इन चार्जेस की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर इन्हीं चार्जेस को मैं 20 किलोमीटर दूर में रख देता हूँ, ठीक है, से कंसिडर कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, तो बताओ ये 20 किलोमीटर के कंपैरिजन में इन चार्जेस का जो साइज है वो बहुत छोटा है ना, तो ऐसे चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं। अगर हम लोगों को ये दो चार्जेस किसी कम डिस्टेंस पे रखना है, मान लो कि हमको 5 सेंटीमीटर पे रखना है, ठीक है, तो फिर हमको पॉइंट चार्जेस ऐसे बनाने पड़ेंगे, ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो हम इनको बोलेंगे पॉइंट चार्ज, ठीक है, इनको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो कूलॉम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज के ऊपर ही वैलिड होता है। दूसरा जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ वर्क्स ऑन स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्जेस, मतलब जो कूलॉम्स लॉ है वो ऐसे चार्जेस के ऊपर ही अप्लाई होंगे जो फिक्स्ड हो, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि फिक्स्ड चार्ज, जो मूव ना कर रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इस चार्ज Q1 और ये जो Q2 है इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है पता करना चाहते हो, ठीक है, तो ये दोनों फोर्स मूव ये दोनों चार्जेस मूव नहीं करने चाहिए, ये फिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ स्टैटिक चार्जेस के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको कूलॉम्स लॉ में याद रखनी है वो है इसका वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो आप एक कोऑर्डिनेट कंसीडर कीजिए, यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, ठीक है, और ये जो Q1 है वो R1 डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ये जो Q2 है वो यहाँ से R2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू ये जो वेक्टर होगा r, जिसको हम लोग 1 2 बोल सकते हैं, ठीक है, ये होगा R2 माइनस R1, ठीक है, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो अब इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर शो करेगा कि इस डायरेक्शन को, ठीक है, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, 1 से 2 की ओर, ठीक है। तो क्या हम इस R यूनिट वेक्टर को R12 जो यूनिट वेक्टर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर, और R12 जो वेक्टर है वो है R2 माइनस R1, ठीक है, ठीक है, R2 माइनस R1, यहाँ से देखिए ये जो इसका वैल्यू है वो ये है R2 माइनस R1, इसका जो मैग्नीट्यूड है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन पर, इक्वेशन नंबर 5 देते हैं इसको, ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, F12 जो वेक्टर फॉर्म है वो K Q1 Q2, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे R12 का स्क्वायर है और ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R वेक्टर 12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12,
ठीक है, आपने देखा आपने पढ़ा होगा कि कोई यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग उस वेक्टर और अपॉन उसके मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं। ठीक है, आप याद रखिए। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, k q1 q2 r12 क्यूब और r12 वेक्टर, या फिर k q1 q2 r2 माइनस r1 टू द पावर 3 इंटू r2 माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है वो F12 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी एक चार्ज पर, ठीक है, यहाँ पर एक क्यू नॉट है, इस पे बहुत सारे आसपास इसके चार्जेस हैं। मान लो यहाँ पर एक Q1 है, इधर Q2 है, यहाँ पे एक Q3 है। ठीक है, और ये तीनों चारों और मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, बहुत सारे, यहाँ पे क्यू nth चार्ज है, 4 हो गया, क्यू nth चार्ज है। ठीक है, और इस पे फोर्स लगा रहे हैं सबके सब। ये Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, Q2 इस डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, और ये सब। ठीक है, तो ये F1 मान लो, F2, बहुत सारे फोर्सेस हैं। तो इस Q नॉट पर नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स आखिर कितना होगा, ठीक है, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग देते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से। ठीक है, लॉ ऑफ सुपर पोजीशन। ठीक है, लॉ ऑफ सुपर पोजीशन के मदद से हम लोग पता करते हैं कि एक एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस के कारण से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है लॉ ऑफ सुपर पोजीशन, देखो ये बोलता है कि अगर कोई एक चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, तो इस पे अगर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर ये Q1 जब क्यू नॉट पर फोर्स लगा रहा है तब उस टाइम Q2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, Q1 और Q नॉट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम Q2 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी सिंगल चार्ज क्यू नॉट पर अगर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो उस एक चार्ज पे नेट फोर्स जो होगा वो सारे चार्जेस के वजह से जो फोर्स है उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। वेक्टर सम के इक्वल होगा मतलब कि उसको हम लोग एज अ वेक्टर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्यू नॉट पर जो नेट फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑन क्यू नॉट जो होगा वो Q1 वेक्टर, ठीक है, प्लस Q2। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस क्यू नॉट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो बाकी सारे जो चार्जेस हैं, ठीक है, उनके द्वारा लगाए गए जो फोर्सेस हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। मतलब कि अगर आपको फोर्स पता करना है क्यू नॉट के ऊपर तो ये वेक्टर सम के इक्वल होगा। किसके, कौन से फोर्सेस के वेक्टर सम के, जो इंडिविजुअल चार्जेस लगा रहे हैं, मतलब कि जो Q1 लगा रहा है फोर्स प्लस Q2 लगा रहा है फोर्स, ठीक है, प्लस Q3 जो फोर्स लगा रहा है वो, और जो nth चार्ज फोर्स लगा रहा है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा, आपके पास मानो कि एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड आर है। ठीक है, यहाँ पे इस स्क्वायर के चारों कोनों पे चार्जेस रखे हुए, ठीक है, और चारों पॉजिटिवली चार्ज हैं। कंसिडर करो कि यहाँ पर ठीक है क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, सारे पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, आपको पता लगाना है कि ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू, इसके कारण से इस क्यू नॉट पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, फोर्स बोलो या फिर नेट फोर्स बोल दो, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू ऑल चार्जेस। ओके, तो पता करते हैं कि इसको कैसे पता करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो
एक एक का हम लोग निकालेंगे कि फोर्स ये कितने अप्लाई कर रहे हैं क्यू नॉट पर, और उन सारे फोर्सेस को, ठीक है, एज अ वेक्टर जोड़ देंगे। ठीक है, उन सारे फोर्सेस को डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए हम उनको जोड़ देंगे तो क्यू नॉट पर नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो क्यू है वो इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगाएगा, कौन बताएगा, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ बताएगा भैया। क्या बोला, एफ जो होगा वो क्यू क्यू नॉट के, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, आर, तो यहाँ पे लिख दो आर स्क्वायर सिंपली। ठीक है, अच्छा इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, तो ये जो है वो इस पे फोर्स लगाना है, हमको क्यू नॉट पर फोर्स देखना है ना, तो ये क्यू नॉट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इसको हम क्यू पर F1 बोल देते हैं। ठीक है, F1 इसका डायरेक्शन ये है। अब ये हो गया, इसको एक रख लेते हैं, ठीक है, साइड में। अच्छा अभी दूसरा देखते हैं, ये जो चार्ज है क्यू क्यू ये भी इस पर फोर्स लगाएगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है अगर इसको हम क्यू F2 माने, F2 कंसीडर करें, F2 क्या होगा, ये K Q Q नॉट और आर स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शन ऊपर है और इसका डायरेक्शन इधर है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये दूसरा फोर्स हो गया। तीसरा और कौन सा चार्ज बच गया, ये बच गया, तो ये जो चार्ज है, तीसरा चार्ज है, ठीक है, तो ये भी इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सीधे ऐसे। ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का नाम हम देते हैं F3, और ये F3 कैसे होगा, F3 के Q1, Q1 तो है ही नहीं, Q ये Q नॉट अपॉन, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, Q नॉट अपॉन इन दोनों, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ओ ये तो r था, तब तो ठीक था, आर स्क्वायर कर दी, ये भी आर स्क्वायर कर दी। अब इसका क्या करें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो r नहीं है, तो कितना होगा, देखो ये r है, ये भी r है, तो ये तो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा, अगर मान लो ये x है तो इस x का वैल्यू हो जाएगा रूट आर स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 आर का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट 2 आर है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ठीक है, इन तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग है और हमको इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको एक ही डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस वेक्टर सम ऑफ F2 प्लस वेक्टर सम ऑफ F3 के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अभी वो डायग्राम ऐसे दिख रहा था क्या, F3 ऐसा है, ठीक है, देख लेते हैं ऊपर कैसा था, F2 ऊपर है और F1 नीचे है, F2 है और ये F1 है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का है। तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं इस क्यू नॉट चार्ज पर, इस क्यू नॉट चार्ज पर तीन फोर्स। F3 का तो डायरेक्शन पहले से इधर है, F1 का डायरेक्शन भी हम इधर इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है और ये इनके बीच से जा रहा है, तो ये 45 होगा। ठीक है, और ये भी 45 होगा। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में होगा F1 cos 45, और इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में होगा F2 cos 45। तो ये F2 cos 45, F1 cos 45 और F3 cos 45 को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, F नेट जो होगा वो क्या होगा, F3 प्लस F1 cos 45 प्लस F2 cos 45। ठीक है, तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में है और इनका जो सम है वो क्यू नॉट पर नेट फोर्स हमें दे देगा। अच्छा अब F3 आखिरकार है क्या, आखिर F3 जो है हम पहले निकाल चुके हैं, KQ1 क्यू नॉट और रूट आर स्क्वायर, तो हम उसका वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, के क्यू नॉट रूट 2 आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, इस F1 का वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 1/√2। ठीक है, cos 45 1/√2, ये 1/√2 हो जाएगा, प्लस F2 का वैल्यू सेम था, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और cos 45 का वैल्यू 1/√2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफ नेट हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, के क्यू नॉट 2 आर स्क्वायर प्लस,
ठीक है। देखो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे √2 और √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, √2 r²। ठीक है, ये √2 पहले से है और एक √2, ये √2 पहले से है और एक √2 और √2 का हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, के क्यू क्यू नॉट r² और ये जो √2 है एक वो पहले से है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, देखो ये √2 और √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2, ये तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो और ये ऊपर के √2 दो बचे। ठीक है, तो अभी हम लोग के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, अपॉन 2r² को कॉमन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये तीनों टर्म में है। ठीक है, यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये देखो ये मिला के भी 2 है और r² ऊपर में के क्यू क्यू नॉट, ये हो गया। ठीक है, अंदर क्या बच गया, ये 1 है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये और ये। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √2। ठीक है, एफ नॉट क्या मिला हमें, एफ नेट क्या मिला, के का वैल्यू क्या है 1/4πε0। ठीक है, और इंटू 2r²। ठीक है, क्यू क्यू नॉट 1+2 √। ठीक है, तो ये जो होगा वो एफ नॉट का, सॉरी एफ नेट का वैल्यू है, मतलब कि क्यू नॉट पर नेट चार्ज इतना लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं सीधा सीधा। क्या हुआ ये 1+2 √2 क्यू क्यू नॉट अपॉन 8πε0 इंटू r, इतना फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं कि कितने फोर्स लगने हैं वो आपको पता कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि आपके पास एक क्यू चार्ज है। ठीक है, यू हैव अ क्यू चार्ज और इसको आपको दो चार्जेस में बांटना है। ठीक है, जिससे ये दो चार्जेस में डिवाइड हो जाए और आप इन दोनों चार्जेस को डिवाइड करने के बाद जो दो चार्जेस हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख रहे हो, मान लो r डिस्टेंस पे रख रहे हो। तो मान लो एक चार्ज जो डिवाइडेड चार्ज है उसका फर्स्ट का वैल्यू q1 है और दूसरे का q2 है। ठीक है, दो चार्ज को आप डिवाइड कर दिए, तो आपको Q1 और Q2 का ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू पता करना है। ठीक है, कि जिससे इन दोनों के बीच जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स है वो मैक्सिमम हो, फोर्स मैक्सिमम हो। तो हम Q दो चार्जेस को कैसे डिवाइड करेंगे कि दोनों के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, ये पता करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो मान लेते हैं ये जो Q चार्ज है उसको हमने एक पार्ट को Q में तोड़ दिया और जो दूसरा पार्ट है वो बच गया, तो वो Q माइनस Q होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक को तो हम Q में तोड़ दिए, तो जो जो बचा है वो उस बड़े वाले चार्ज से ये Q घटाने से जो बच गया वही दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो ये ऐसा। अच्छा, अभी इनको हम कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिए, ये Q है और जो दूसरा है वो Q माइनस Q है। ठीक है, टूटा हुआ चार्ज, इन दोनों को वही पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे रख दिया, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो हमको पता है, वो होगा के क्यू और Q माइनस Q, कैपिटल Q जो कि पहले बड़ा वाला चार्ज था। ठीक है, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर r²। ठीक है, अच्छा अब हमको पता करना है कि मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। अच्छा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को जीरो कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो जाता है। तो ये जो एफ है वो चार्ज किस क्यू वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जो है मैक्सिमम होगा, उसको पता करने के लिए हम इस फोर्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, तो किस क्यू के लिए, ये क्यू का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए इस फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, वो पता करेंगे डिफरेंशिएशन करके और उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो d/dq, f का वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ से f का वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, k q q माइनस क्यू अपॉन r²। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। ठीक है, ताकि मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, कि मैक्सिमम फोर्स कहाँ पर लग रहा है, किस उसको रेशियो, किस तरह से इसको डिवाइड करें कि ताकि नेट फोर्स मैक्सिमम हो, किस तरह से हम क्यू को डिवाइड करें, कितना डिवाइड करना है कि ताकि जो फोर्स हो वो उन दोनों के बीच में
मैक्सिमम हो, ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये के तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी क्यू के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर बस बच जाएगा क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखेंगे ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। इस साइड 0 है तो ये 0 हो जाएंगे, ऐसे ही ये हो जाएगा डी बाई डी क्यू 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 माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इनमें, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, आपको किसका वैल्यू निकालना है, क्यू की कैसे डिवाइड करें ताकि मैक्सिमम हो। तो माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2। मतलब कि जो जो चार्ज हमने डिवाइड किया था, ठीक है, जो बड़े वाले क्यू था ना, जो जहां से हमने क्यू निकाला था और बचा क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो इस क्यू का वैल्यू इस बड़े वाले चार्ज के आधा होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको कोई चार्ज है उसको डिवाइड करना है, ठीक है, दो भाग में डिवाइड करना है, तो आप उसको अगर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं क्यू बाई 2 और दूसरा वाला भी अगर क्यू बाई 2, तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कुछ वैल्यू। तो ये जो क्यू है उसका वैल्यू क्यू बाई 2 होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगला किस टॉपिक पे लेक्चर बनाना चाहिए आप हमें सजेशन दे सकते हैं, हम उस टॉपिक पे लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। और इस लेक्चर पे आपको जो भी फीडबैक देना है या फिर जो भी सजेशन देना है आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे अपने आप को और बेहतर इंप्रूव करने के लिए। कमेंट बॉक्स पे आप लिख दें आपकी जो भी क्वेरी है, हम जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए, और पढ़िए, अपने दोस्तों को भी इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये कूलम्ब लॉ सीख सकें, ठीक है। थैंक यू।